हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मार्केट नर्सरी। मैं हूं आपका दोस्त वरुण। आज के इस वीडियो में हम लोग कॉर्पोरेट एक्शंस के बारे में जानने वाले हैं। कॉर्पोरेट एक्शन कितने तरीके के होते हैं, कॉर्पोरेट एक्शंस का इन्वेस्टर और कंपनी की बैलेंस शीट पर क्या इम्पैक्ट आता है। आज हम इन सब चीज़ों को डिटेल में समझेंगे और हम कॉर्पोरेट एक्शंस की कुछ स्पेसिफिक डेट्स के बारे में भी इस वीडियो में समझने वाले हैं। ये वीडियो दो पार्ट में होगा। पहले पार्ट में हम समझेंगे डिविडेंड्स, शेयर बायबैक और राइट्स इश्यू के बारे में। इस वीडियो के दूसरे पार्ट में हम समझेंगे बोनस इश्यूज और स्टॉक स्प्लिट के बारे में। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिविडेंड, जब कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को अपने पास रखे हुए कैश यानी कैश रिजर्व्स या फिर अपने प्रॉफिट्स में से कुछ शेयर अपने शेयर होल्डर्स को देती है तो उसे कहते हैं डिविडेंड। डिविडेंड बेसिकली एक रिवॉर्ड होता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए। रिसेंटली टाटा स्टील ने फाइनेंशियल ईयर 2021 के ख़त्म होने पर यानी 2022 में 51 रुपीज़ का डिविडेंड अनाउंस किया। जैसा कि आप जानते हैं टाटा स्टील की फेस वैल्यू है 10 रुपीज़। सो टाटा स्टील का डिविडेंड पे आउट होगा 51 डिवाइड बाई 10 जो कि होता है 510%। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कंपनी हर साल ही अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे। तो चलिए अब समझते हैं डिविडेंड की डेट साइकिल क्या होती है। ये डेट साइकिल 4 पार्ट्स में डिवाइड होती है। पहला होता है डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट, दूसरी होती है एक्स डेट, तीसरा होता है रिकॉर्ड डेट और चौथा होता है डिविडेंड पे आउट डेट। तो चलिए डिविडेंड साइकिल के हर स्टेप को डिटेल में समझते हैं। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी डेट्स को बहुत ध्यान से समझें क्योंकि ये डेट्स सारे कॉर्पोरेट एक्शंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला है डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट। जिस डेट पर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं यानी डिविडेंड अनाउंस करते हैं कि वो कितना डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को देने वाले हैं, वो होती है डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कि डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट सपोज 8 जुलाई की है। अब समझते हैं रिकॉर्ड डेट क्या होता है। तो रिकॉर्ड डेट पर कंपनी उन शेयर होल्डर्स की लिस्ट बनाती है जो कि डिविडेंड के लिए एलिजिबल होते हैं। यहाँ एलिजिबिलिटी का मतलब है कि उस कंपनी के स्टॉक्स रिकॉर्ड डेट पर शेयर होल्डर्स के डीमैट अकाउंट में होने चाहिए। सो फॉर एग्जांपल वो डेट है 12 अगस्त। रिकॉर्ड डेट से 2 दिन पहले एक और डेट होती है जिसे हम कहते हैं एक्स डेट। इस एक्स डेट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। सो एक्स डेट बेसिकली रिकॉर्ड डेट से 2 बिजनेस डेज पहले की डेट होती है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इंडियन स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स का सेटलमेंट T+2 बेसिस पर होता है। T+2 का मतलब है कि जिस दिन आप शेयर्स को खरीदते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आज आप शेयर्स को खरीदते हैं तो आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स 2 दिन के बाद क्रेडिट होते हैं। तो यहाँ पर समझते हैं एक्स डेट का क्या इंपॉर्टेंस है। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि रिकॉर्ड डेट है 12 अगस्त, सो एक्स डेट हुई 10 अगस्त। सो डिविडेंड के लिए एलिजिबल होने के लिए शेयर होल्डर्स को 10 अगस्त तक उस कंपनी के स्टॉक्स को खरीदना होगा, तभी वो कंपनी के स्टॉक्स शेयर होल्डर्स के डीमैट अकाउंट में 12 अगस्त को क्रेडिट होंगे। सो फॉर एग्जांपल अगर कोई इन्वेस्टर 11 तारीख को कंपनी के शेयर्स खरीदता है तो वो डिविडेंड के लिए एलिजिबल नहीं होगा क्योंकि उसके डीमैट अकाउंट में वो शेयर्स 13 अगस्त को क्रेडिट होंगे। रिकॉर्ड डेट के हिसाब से 12 अगस्त तक शेयर होल्डर्स के डीमैट अकाउंट में उस कंपनी के शेयर्स होने चाहिए। लास्ट है डिविडेंड पे आउट डेट। डिविडेंड पे आउट डेट वो डेट है जिस पर कंपनी का डिविडेंड शेयर होल्डर के बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। जिस दिन कंपनी का स्टॉक एक्स डिविडेंड होता है, एक्स डिविडेंड का मतलब कि जिस दिन डिविडेंड पे किया जाता है उस दिन स्टॉक का प्राइस डिविडेंड के अमाउंट के हिसाब से कम हो जाता है। सो जैसा कि हमने पहले एग्जाम्पल में डिस्कस किया था कि टाटा स्टील ने अपना डिविडेंड 51 रुपये डिक्लेयर किया था, तो एक्स डेट पर टाटा स्टील का स्टॉक प्राइस 1000-51 यानी कि 949 रुपये पर ट्रेड करने लगा था। डिविडेंड 2 तरीके से पे किया जाता है। पहला होता है फाइनल डिविडेंड और दूसरा होता है इंटरिम डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद डिक्लेयर और पे किया जाता है। इंटरिम डिविडेंड साल के मिडिल में भी पे किया जा सकता है। ये क्वार्टरली भी हो सकता है और हाफ ईयरली भी हो सकता है। फाइनल डिविडेंड हमेशा इंटरिम डिविडेंड से ज़्यादा होता है। तो अब समझते हैं राइट्स इशू क्या होता है। राइट्स इशू में कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एडिशनल शेयर खरीदने का ऑप्शन देता है। ये ऑप्शन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के एग्जिस्टिंग होल्डिंग्स के प्रपोर्शन के हिसाब से डिसाइड किया जाता है। राइट्स इशू में कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मार्केट में नए पीपल जिन्होंने अभी तक कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किया है वो लोग राइट्स इशू में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं।
राइट्स इशू हमेशा रेशियो बेसिस पे डिक्लेयर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी कंपनी ने 1:4 का राइट्स इशू डिक्लेयर किया है तो उसका मतलब है वो शेयर होल्डर्स जिनके पास 4 शेयर्स है, तो शेयर होल्डर्स के हर 4 शेयर पर एक एडिशनल शेयर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। राइट्स इशू में शेयर का प्राइस एक डिस्काउंट प्राइस पर डिक्लेयर किया जाता है, इसलिए राइट्स इशू में स्टॉक प्राइस हमेशा मार्केट प्राइस से कम होता है। 2020 में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक राइट्स इशू जारी किया था। उस राइट्स इशू का रेशियो था 1:15। राइट्स इशू डिक्लेयर हुआ था 1257 के प्राइस पर, जबकि उस टाइम पर रिलायंस मार्केट में 1530 रुपए के प्राइस पर ट्रेड कर रहा था। 1:15 राइट्स इशू का मतलब है कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जिनके पास 15 शेयर्स है वो एक एडिशनल शेयर के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्योंकि राइट्स इशू डिक्लेयर करने के टाइम पर कंपनी अपने फ्यूचर प्लानिंग्स को बताती है कि वो इस एडिशनल मनी का क्या करने वाले हैं, इसलिए शेयर होल्डर्स को कंपनी के राइट्स इशू के लिए सब्सक्राइब तभी करना चाहिए जब वो कंपनी के फ्यूचर के बारे में कन्विंस हो। राइट्स इशू में प्राइस लोअर प्राइस पर मिल रहा होता है, इसलिए कंपनी के ओनर्स भी और शेयर्स खरीदते हैं, जिससे शेयर होल्डर्स का कॉन्फिडेंस और बढ़ता है। शेयर होल्डर्स राइट्स इशू के लिए सब्सक्राइब रिकॉर्ड डेट से पहले ही कर सकते हैं। रिकॉर्ड डेट को हम डिविडेंड्स में समझ चुके हैं। तो चलिए अब समझते हैं शेयर्स बायबैक क्या होता है। बायबैक, जैसा कि नाम से पता चलता है कि किसी चीज़ को वापस खरीदना, तो शेयर्स बायबैक का मतलब है जब कोई कंपनी अपने शेयर्स को मार्केट से खुद खरीदती है तो उसे शेयर बायबैक कहा जाता है। शेयर बायबैक 2 तरीके से किया जाता है। पहला है टेंडर ऑफर बायबैक और दूसरा होता है ओपन मार्केट बायबैक। सबसे पहले समझते हैं टेंडर ऑफर बायबैक क्या होता है। तो टेंडर ऑफर बायबैक में कोई कंपनी एक रिकॉर्ड डेट डिक्लेयर करती है, वो डेट जब तक कंपनी मार्केट से अपने कंपनी के शेयर्स को वापस खरीदने वाली है। वो शेयर होल्डर्स जिनके डीमैट अकाउंट में एक्स डेट तक, एक्स डेट मतलब T-2 दैट इज रिकॉर्ड डेट -2 तक शेयर्स अवेलेबल होते हैं, वो शेयर होल्डर्स टेंडर ऑफर बायबैक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बायबैक ऑफर प्राइस करंट मार्केट प्राइस से ज़्यादा होता है। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि बायबैक का ऑफर प्राइस करंट मार्केट प्राइस से ज़्यादा क्यों होता है। इसका रीज़न ये है कि सपोज कि कोई शेयर होल्डर किसी कंपनी में बहुत टाइम से इन्वेस्टेड है और वो उस स्टॉक को बेचना नहीं चाहता है, क्योंकि कंपनी एक बायबैक ऑफर लेकर आई है, उसको शेयर होल्डर से शेयर्स को वापस खरीदना है, इसलिए बायबैक का ऑफर प्राइस हमेशा करंट मार्केट प्राइस से ज़्यादा रखा जाता है ताकि शेयर होल्डर्स को उसमें बेनिफिट मिले और कंपनी को भी अपने शेयर्स वापस मिल जाए। टेंडर ऑफर बायबैक 10 मार्केट डेज तक के लिए एप्लीकेबल होता है। इसमें कोई भी शेयर होल्डर अपने ब्रोकर के प्लेटफॉर्म के थ्रू पार्टिसिपेट कर सकता है। जब टेंडर ऑफर बायबैक कंप्लीट हो जाता है तो शेयर होल्डर्स को एक मेल आती है जिसमें कंपनी के द्वारा ये बताया जाता है कि शेयर होल्डर्स के कितने शेयर्स बायबैक के लिए एक्सेप्ट किए गए हैं। जी हाँ, ऐसा पॉसिबल है कि आपके दिए हुए सारे शेयर्स कंपनी बायबैक में एक्सेप्ट ना करे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कंपनी जब अपना बायबैक ऑफर डिक्लेयर करती है तो वो ये भी बताती है कि हम कितने अमाउंट ऑफ शेयर्स को वापस लेने वाले हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कंपनी डिक्लेयर करती है कि वो मार्केट से 10 लाख शेयर्स को बायबैक करने वाले हैं और शेयर होल्डर्स ने 20 लाख शेयर्स को बायबैक के लिए कंपनी को दिया है, तो इसलिए कंपनी हर शेयर होल्डर से 50% शेयर्स को बायबैक में ले लेती है। जिस दिन बायबैक कंप्लीट हो जाता है उस दिन आपके डीमैट अकाउंट से उतने शेयर्स डेबिट हो जाते हैं और बायबैक अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट हो जाता है। ओपन मार्केट बायबैक, जैसा कि नाम से पता चलता है ओपन मार्केट, इसका मतलब है कोई भी कंपनी स्टॉक मार्केट में मार्केट आवर्स में अपने शेयर्स को वापस खरीदती है। जब कोई कंपनी ओपन मार्केट बायबैक डिक्लेयर करती है तो वो ये बताती है कि वो कितने नंबर ऑफ शेयर्स को मार्केट से बाय करने वाली है और उस बायबैक की प्राइस लिमिट कितनी रहने वाली है। रिसेंटली रूट मोबाइल कंपनी ने अपना ओपन मार्केट बायबैक डिक्लेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि वो 11 जुलाई 2022 से लेकर 10 जनवरी 2023 मतलब 6 महीने के टाइम पीरियड में ओपन मार्केट बायबैक करेगी। कंपनी ने बताया कि वो मार्केट से कुल 7,05,882 इक्विटी शेयर्स को बायबैक करने वाली है। उन्होंने बायबैक प्राइस लिमिट रखी 1700 रुपये पर शेयर। तो इसका मतलब है कि जब भी प्राइस 1700 रुपये पर पहुंच जाएगा तब वो अपना बायबैक बंद कर देंगे। ओपन मार्केट बायबैक में कंपनी किसी भी प्राइस पर डेली बेसिस पर मार्केट से अपने शेयर्स, अपनी कंपनी के शेयर्स को वापस खरीदती है। हो सकता है उस कंपनी के शेयर्स को वो कम प्राइस पर भी खरीद सकती है और वो अपनी कंपनी के प्राइस पर, जब इन 6 महीने के टाइम पीरियड में प्राइस बढ़ जाता है तो कंपनी अपने शेयर्स को उस प्राइस पर भी, उस बढ़े हुए प्राइस पर भी खरीदती है। तो अब समझते हैं बायबैक क्यों किया जाता है। पहला रीज़न है
कि जब कंपनी अपने फाइनेंशियल रेशियोज को इम्प्रूव करना चाहती है, फाइनेंशियल रेशियोज लाइक ईपीएस। सो ईपीएस का मतलब है अर्निंग पर शेयर। तो समझते हैं ईपीएस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सो सपोज किसी कंपनी के मार्केट में आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं 20 लाख और कंपनी का टोटल प्रॉफिट हुआ 1 करोड़, तो उसका अर्निंग पर शेयर हुआ 1 करोड़ डिवाइड बाई 20 लाख जो कि होता है 5। सो अब अगर कंपनी ने बाय बैक में 2 लाख शेयर्स को वापस खरीद लिया तो अब कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर्स रह गए मार्केट में 18 लाख और कंपनी को प्रॉफिट हुआ है 1 करोड़, तो उसका अर्निंग पर शेयर हुआ 1 करोड़ डिवाइड बाय 18 लाख जो कि हुआ 5.5। तो बाय बैक से अर्निंग पर शेयर रेशियो इंप्रूव किया जाता है। हम ऐसे ही फाइनेंशियल रेशियोज, ईपीएस, पीई रेशियो को फंडामेंटल एनालिसिस सीरीज में समझने वाले हैं। बायबैक का दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है जब कंपनी को लगता है कि उनका शेयर अंडर वैल्यूड है। अंडर वैल्यूड का मतलब जब कंपनी को लगता है कि उनकी कंपनी का मार्केट शेयर प्राइस मार्केट के हिसाब से कम है, तब कंपनी मार्केट से अपने शेयर्स को लोअर प्राइस पर खरीदने लगती है, जिससे कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ता है। शेयर प्राइस बढ़ने के साथ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स की ओनरशिप वैल्यू भी बढ़ जाती है, जिससे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का कंपनी के लिए ट्रस्ट भी बढ़ता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि डिविडेंड, राइट्स इशू, बायबैक, इन सब कॉर्पोरेट एक्शंस का क्या मतलब होता है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इन टॉपिक्स पर किसी भी क्वेरी के लिए हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शेयर मार्केट नर्सरी चैनल से जुड़े सभी अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम चैनल पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। Thank you for watching. Happy investing.